हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। पौधों को पानी दे, बंजर जमीन में फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलादों का भी बल निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निधि चतुर्वेदी और आज मैं आपको मिलाने जा रही हूं एक ऐसी हस्ती से जो लाखों विद्यार्थियों के आदर्श व मार्गदर्शक हैं। इन्होंने 2007 में बीए किया व फिर 2009 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से भूगोल विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आरएएस 2012 के बैच के टॉपर रहे और आज बानसूर अलवर में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। सफलता जितनी अधिक ऊंचाई पर होती है, मेहनत रूपी सीढ़ियां भी उतनी ज्यादा होती हैं। आइए मिलते हैं राकेश कुमार मीणा जी से और जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने ये मेहनत रूपी सीढ़ियां पार की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हेलो सर। हेलो। प्रज्ञान स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आप लाखों विद्यार्थियों के आदर्श और मार्गदर्शक हैं और सभी विद्यार्थी आपकी तरह आरएएस बनना चाहते, लेकिन उनके पास उचित मार्गदर्शन व रणनीति न हो पाने के कारण वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। आज इस सुनहरे अवसर पर जब आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न जानना चाहूंगी जो सभी के मन में उत्पन्न होते हैं और चाहूंगी कि आप उनका जवाब सभी विद्यार्थियों को दें, जिससे उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें आसानी हो। श्योर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे, आपने कब तय किया कि आपको आरएएस बनना है? मैम, आरएस के लिए 2004 में जब मैंने 12th पास आउट किया, उसके बाद मैं जब जयपुर आया तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद हॉस्टल में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ मेरे कुछ सीनियर्स थे जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में थे, तो वहाँ एक ऑलरेडी सिविल सर्विसेज के लेके एक माहौल था। उसके बाद में फर्स्ट ईयर में के बाद में जब मैंने तय किया कि मैंने अपने विचार बनाए कि यार मुझे भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए और मैं जा सकता हूँ कि वो मतलब कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। अपने मामा जी बीएल सर, उनसे डिस्कस किया। मैंने उसको सामने इच्छा जताई कि मैं इस तरह का सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, क्योंकि चूँकि वो भी खुद उस टाइम पे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और उसी सेकेंड ईयर की साल से ही उन्होंने मुझे मार्गदर्शन देना शुरू किया। और मेरे खुद के अंदर इच्छा थी कि मुझे आरएस बनना है, क्योंकि मैं देखता आ रहा था कि भाई हॉस्टल में भी देखा था और कि किस प्रकार मेरे सीनियर्स हैं वो सिविल सर्विसेज में गए हैं। तो इस दौरान मैंने तय किया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। मतलब आपका उदाहरण देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही बच्चा अपना मानस अगर बना ले कि उसे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो यह उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है इसके लिए प्रिपरेशन करना। बिल्कुल मैम, क्योंकि सिविल सर्विसेज का नेचर इस तरह का है कि आपको लगभग 1 से 2 साल की जो तैयारी है वो आपको एक अच्छी समय के साथ में एक अच्छी तैयारी आपको उसमें चाहिए, ताकि आपका जो भी सिविल सर्विसेज का जो नेचर है, उसका सिलेबस है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि सिविल सर्विसेज चाहे वो आईएएस हो चाहे आरएस हो, 3 स्टेज हमको इसमें करनी पड़ती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो इसलिए कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वो अपना ग्रेजुएशन के टाइम से ही अगर इसको तैयारी करता है तो निश्चित रूप से उसका बेस जो है वो इतना अच्छा मजबूत बन जाता है कि उसको आने वाले टाइम में जब वो कंपटीशन देना स्टार्ट करेगा, इस एग्जाम में पहली बार बैठेगा, तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलने की जो परसेंटेज वो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। सर, हम जानते हैं कि आरएएस में 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ऐसी क्या रणनीति होनी चाहिए प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए, या आपने क्या रणनीति अपनाई थी अपने प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए कि सक्सेस इजीली मिल सके? आप प्लीज विस्तार से बताइए। सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस हो या आरएएस हो, कोई भी इसके लिए कोई मास्टर की जैसी रणनीति अपन नहीं कह सकते, सभी पे उसको अपन फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। तो मेरा इसमें जो विद्यार्थी अभी आने वाले टाइम में आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यही सजेशन है कि जब वो प्रीलिम्स की तैयारी करें तो अपनी जो बेसिक बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट बुक है, अपनी टेक्स्ट बुक का मतलब है कि जो हम कॉलेज की जो पढ़ाई है उस दौरान जो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं,
तो उनकी जो कॉलेज की बुक है उनको बेसिक रूप से डीपली उन बुक्स को पढ़ें, तो प्रीलिम्स का उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस मांगता है, वो धीरे धीरे वहाँ से उनका क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार मेंस में की जब हम तैयारी करते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है कि हम सारी किताबें, सारी चीज़ों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो जब भी कोई विद्यार्थी अगर मेंस दे रहा है, मेंस की तैयारी कर रहा है, तो वो अपना सबसे पहले सिलेबस के अनुसार अपना एक रूटीन बनाए कि मुझे किस सिलेबस के किस पार्ट को किस बुक से लेना है। तो पहला अपना एक निश्चित रूप से एक परफॉर्मा बनाए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करे, और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही उस बच्चे को, चाहे वो कोचिंग के नोट्स हों, चाहे किसी अच्छी गाइड बुक हो या कॉलेज की टेक्स्ट बुक हो, तो वो अपना एक ब्लूप्रिंट उनके आधार सिलेबस और बुक्स को लेकर एक ब्लूप्रिंट बनाए, और फिर अपना टॉपिक वाइज जो सिलेबस मांग रहा है, जो एग्जाम की डिमांड है, उसके अनुसार से अपनी तैयारियां शुरू करें, तो निश्चित रूप से उसको उसमें सफलता मिलने में हेल्प करेगी। और सर इंटरव्यू के बारे में क्या कहना चाहिए? इंटरव्यू जो होता है वो एक तरह से पूरा गागर में सागर भरने वाली बात है, यानी कि आपकी जो पूरी पढ़ाई है उसको चंद 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा के बीच में आप उस विद्यार्थी, उस प्रतियोगी ने क्या पढ़ा है, उसको कितना ज्ञान है, उसको देखने के लिए इंटरव्यू पैनल यही देखता है। तो निश्चित रूप से आपका जो बैकग्राउंड है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वहाँ से तो क्वेश्चन या हो सकते हैं। दूसरा, आप जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की ज्योग्राफी क्या है। दूसरा, जहाँ आप जिस स्टेट के हैं, जिस जिले के हैं, वहाँ की इकोनॉमी क्या है, करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। दूसरा, आप में इंटरव्यू पैनल हमेशा देखता है कि हमें कॉन्फिडेंस कितना है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल आप करेंगे तो किस तरह से करेंगे, उसमें आप अपना जो ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं उसको प्रस्तुत, आपका प्रेजेंटेशन कितना परफेक्शन है। तो इंटरव्यू में सिर्फ ये चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि इंटरव्यू पैनल भी इस चीज़ को जानता है कि आप अगर इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आप में ज्ञान तो है ही, आपने पढ़ाई करके यहाँ पहुंचे हैं, तो उस पढ़ाई का प्रेजेंटेशन कैसा रहे, आपके ज्ञान का प्रेजेंटेशन कैसा रहे, वो इंटरव्यू पैनल चाहता है। सर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उचित मार्गदर्शन। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मार्गदर्शक कौन थे और किस प्रकार उन्होंने आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सहायता करी? मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि BL सर जो इस प्रज्ञान संस्थान के निदेशक भी हैं, यहाँ उनका मार्गदर्शन मुझे, जब मैंने तैयारी शुरू करी तब से लेकर जब तक मैंने RS में क्लियरफाई किया या मेरा सिलेक्शन हुआ, तब तक मुझे लगातार उनका मार्गदर्शन मिला है कि किस तरह से किस चीज़ को, उस टाइम जब मैं RS दिया था तब सिलेबस अलग टाइप था, पैटर्न अलग था, क्योंकि उस टाइम सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो आज भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस टाइम 2 पेपर थे, क्योंकि वही मटेरियल आज उन 4 पेपर में डिवाइडेशन हो चुका है। तो BL सर ने, प्रज्ञान संस्थान ने हमेशा उस चीज़ को मतलब मुझे मोटिवेट किया कि किस चीज़ को किस तरह से पढ़ना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस आपने जो ज्ञान लिया है, जो पढ़ा है, उसको उस 3 घंटे के दौरान, जब आप मेंस लिख रहे होते हैं, उस 3 घंटे के दौरान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है, जो मुझे BL सर से यहाँ मार्गदर्शन मिला है। तो मैं मेरी सफलता में इस मुकाम तक पहुँचने के लिए BL सर, प्रज्ञान संस्थान को बहुत बहुत आभारी मानता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और मुझे इस लक्ष्य तक पहुँचाने में मेरा साथ दिया। सर सामान्य सी बात है कि लंबी पढ़ाई के दौरान हताशा, निराशा, डिप्रेशन, ये सब इमोशंस भी आते हैं। बिल्कुल। आपसे सब जानना चाहते हैं, क्या आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था, ये इमोशंस आप पर भी हावी हुए थे? और अगर ऐसा है तो आपने उन्हें कैसे डील किया? ये तो जाहिर सी बात है कि सिविल सर्विसेज का जो नेचर है वो बहुत इस तरह का है कि इसमें कोई भी विद्यार्थी है उसको सबसे पहले ये दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा और खुद में धैर्य रखना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा समय भी लग सकता है, कोई कठिनाई भी आ सकती है। और एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरह है कि 3 चरणों में आपको इस एग्ज़ाम को पार करना होता है। तो अगर आपने प्रीलिम्स किया, फिर अगर मान लो बाई चांस मेंस में रह गए, फिर आपको प्रीलिम्स से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। दूसरा, क्योंकि RS का जो नेचर है वो कई बार किसी और अन्य कारणों से भी, जो प्रक्रिया है पूरी भर्ती की, वो कई बार 2 साल की हो जाती है, 3 की भी हो जाती है। तो उसमें बच्चा, कोई भी जो स्टूडेंट है, जो भी प्रतियोगी है, वो थोड़ा सा हताश हो जाता है। तो हताशा के समय क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, या फिर वो फ्रस्ट्रेशन सी आने लग जाती है। तो
तो ऐसी चीज़ों से डील करना, मतलब मेरा पर्सनल तो ये है कि आप सबसे पहले जो आपकी हॉबी है, हॉबी आपकी कोई भी हो सकती है, यानी कि आपका कोई स्पोर्ट्स भी हो सकता है, योग भी हो सकता है, आपका म्यूजिक भी हो सकता है, मूवी देखना भी हो सकता है, कोई भी आपकी जो हॉबी, उस हॉबी को आपको उस दौरान जब आपको लगे कि कोई फ्रस्ट्रेशन आ रहा है या तनाव आ रहा है या मन में ऐसा लग रहा है हताशा सी आ रही है, तो आप अपना जो हॉबी है, पसंद का काम है, वो कर सकते हैं। जैसे मेरा पर्सनल मैं मानता हूँ कि मुझे जब भी लगा कि यार मुझे पढ़ने में मन नहीं कर रहा या याद नहीं हो रहा या फिर नहीं है मन मान लो किसी चीज़ को, तो मैं मैगजीन मतलब मूवी देखना, गाने सुनना मेरा शौक था। दूसरा, योग और जो मेडिटेशन है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लगातार मेडिटेशन सुबह के टाइम करते हैं या शाम को करते हैं, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आती है और उस चीज़ों से डील करने की थोड़ी ताकत मिलती है। एक ठहराव सा आता ठहराव है सा, जिंदगी में बिल्कुल। कि आप नेगेटिव सिचुएशंस को डील कर हाँ, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन से इस एग्जाम की तैयारी के दौरान 100% किसी न किसी बच्चे के सामने आती है, मतलब मैक्सिमम सभी बच्चों के सामने आती है, मैं तो ये मानता हूँ। तो इन चीज़ों से हम इस तरह से ये है कि हमेशा अगर आप हताश हो रहे हो तो अपनी फैमिली आपको बहुत सपोर्टेबल है, और फैमिली का अगर आपको साथ मिलता है तो इन चीज़ों से आप डील कर सकते हो। मतलब आप ये भी मानते हैं कि यह कहावत बिल्कुल सही है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता बिल्कुल, है, तो उसके साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है योग व मेडिटेशन के द्वारा। श्योर। सर, क्या आपने कभी दूसरी किसी जॉब की तैयारी की है? मैम, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आई थिंक ग्रेजुएशन के टाइम से मैंने यही एक लक्ष्य था कि मुझे आरएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मैंने कभी, मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी हो, क्योंकि मुझे बनना यही था एक्चुअली। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ जब हॉस्टल्स में जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो अन्य अदर सर्विसेज में चले गए थे, तो कई बार जब अदर सर्विस में आपके साथ वाले चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप में एक हताशा आती है कि यार अदर लगे मैं, या मैं अभी कहीं भी सेट नहीं हो पाया। लेकिन मेरा टारगेट ये था कि मुझे बनना आरएस आईएएस ही है, तो मैं कभी इससे विचलित भी नहीं हुआ और मैंने आई थिंक कोई एग्जाम का फॉर्म भरा भी नहीं। मतलब आप दृढ़ निश्चित थे इस चीज के लिए कि हाँ, आप RS कह सकती हैं ये बात, बिल्कुल। लेकिन हाँ मतलब मैंने आई थिंक मुझे कोई ऐसा कोई एग्जाम मैंने दिया नहीं जिसमें मुझे कि यार इसमें मैं यहाँ ट्राई कर सकता हूँ, उसका कि यार चाहे लेट लगे चाहे लेट हो सिलेक्शन, लेकिन बनना आरएस आईएएस ही। मतलब इस चीज को अचीव करने के लिए दृढ़ निश्चितता भी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब धैर्य और दृढ़ निश्चय आपका इसके लिए बहुत एसेंशियल की पॉइंट्स है। सर, आपकी जिंदगी का कोई रोचक किस्सा जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? अभी हाँ, रोचक ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ इसी एग्जाम मतलब इसी पढ़ाई से लेके रिलेटेड है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था दूसरा कि मुझे दूसरी की सर्विसेज में जाना है, एकमात्र लक्ष्य यही था। लेकिन एक बार आपके जैसे आप बता रहे हैं हताशा भी आती है, तनाव भी आता है, ऑब्वियसली आती है। तो जब आपके साथ वाले दोस्त हैं वो किसी और सर्विस में चल जाते हैं तो ऑब्वियसली आप में आएगी वो चीज़ कि यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए दूसरी जगह, क्योंकि फैमिली भी कई बार आपसे ये चाहती है कि भाई यहाँ नहीं तो दूसरी जगह ट्राई कर लो, एक बार आपका कैरियर सेट हो जाए फिर दोबारा कर लेना तैयारी। तो इन चीज़ों से डील में कि एक बार हम भी उस चीज़ में आ गए थे, जैसे मैं मेरा रूम पार्टनर थे, तो हमने सोचा यार अपन भी किसी दूसरी सर्विस का फॉर्म भरते हैं। तो हमने भी इंडियन रेलवे का फॉर्म, वैकेंसी निकली, हमने फॉर्म भरा। लेकिन जब हम उस फॉर्म को फिल करके पोस्ट ऑफिस जमा कराने जाए तो हम बीच में ऑटोमेटिकली हर इंसान के मन में एक अंदर की आवाज़ आती है, मतलब एक अंदर से फील होता है। तो हमने बीच में रुक के, मैंने कहा यार, हम दोनों ने डिस्कस किया कि यार अपन इतने गांव से यहाँ आए हैं, ये लक्ष्य अपना, अपन दूसरी एग्जाम का फॉर्म तो नहीं भरेंगे। तो बीच रास्ते में हमने उसको फॉर्म को जो फिल किया था हमने फाड़ा, डस्टबिन में फेंक के फिर वापस आया। यार बनना तो आरएस आईएएस ही है। सर, आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपके बचपन से लेकर आरएएस नहीं बनने तक आपके माता पिता ने किस तरीके के संघर्ष किए और आपको यहाँ तक पहुंचाया? हाँ, देखो हर एक सिविल सर्वेंट हो, चाहे मेरी बात आप पर्सनली व्यक्तिगत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए, किसी लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके परिवार का सपोर्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, को बहुत महत्व रखता है उस चीज़ का। तो मेरे माँ बाप का संघर्ष वाकई में बहुत रहा है, मतलब क्योंकि मैंने बचपन से देखा है। मेरे पिताजी एक सामान्य टीचर थे, थर्ड ग्रेड टीचर हैं। क्योंकि शुरू से हम साथ में रहे, पिताजी ने हमेशा, मेरे पिताजी का एक एजुकेशन पे बहुत अच्छा फोकस रहा कि भाई मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है। तो हम बिल्कुल, पिताजी की पोस्टिंग बहुत अंदर दूरगामी क्षेत्रों में थी, पहाड़ी क्षेत्रों में थी। तो पिताजी ने वहाँ उन चीज़ों को डील किया, हमें वहाँ साथ में रखा। बाकी हम गाँव छूट जाते, गाँव में छोड़ देते तो शायद हम यहाँ आज नहीं होते।
लेकिन हमारे फादर ने उस चीज़ से डील किया कि मैं जहाँ भी हूँ, चाहे छोटे से कमरे में हूँ, लेकिन मैं बच्चों को साथ रखूँगा ताकि इनकी एजुकेशन पे अच्छी एजुकेशन दिला सकूँ। तो निश्चित रूप से माता पिता का तो हाथ किसी भी बच्चे को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता ही है। फिर आगे जैसे हम जयपुर आए तो लगातार उनका बैक सपोर्ट बना रहा। कभी उन्होंने इस तरह का नहीं कहा कि भाई आप दूसरी जगह, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रेशर तनाव नहीं रहा घर वालों की तरफ से। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, आपका जो लक्ष्य है वो आप करो, हम तो हमेशा साथ में हैं। तो माता पिता का संघर्ष तो ऑब्वियसली, जब बच्चा कोई है तैयारी कर रहा है किसी लक्ष्य के लिए, तो माता पिता का संघर्ष तो होता ही है। और उनके सहयोग से ही हम अपने लक्ष्य को भी, क्योंकि जो परीक्षा आप अलग परीक्षा दे रहे होते हैं, माता पिता जीवन में उसी परीक्षा, आपके उस परीक्षा को पहुंचाने के लिए वो अपनी तरह से एक अलग परीक्षा होती है। सर, जिस क्षण आपका आरएएस का रिजल्ट आया, परिणाम आया, उस क्षण आप क्या कर रहे थे, और जब आपको पता चला तो आपके घर वालों की, आपकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा क्षण होता है, सुखद क्षण, जिसका सभी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो इस यादगार क्षण को कोई कभी नहीं भुला सकता। तो आप हम सबको उसे शेयर करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, मुझे आज भी ध्यान है वो दिन। तो वो दिन कोई भूल नहीं सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो लक्ष्य अगर आपको मिलता है, उस दिन को कोई भूलना नहीं चाहता और भूल भी नहीं सकता। तो एक्चुअली क्या, मेरा नेचर थोड़ा सा है कि मैं सोशलाइजेशन ज़्यादा है, तो मतलब यार दोस्त या फ्रेंड सर्किल अच्छा है। तो हॉस्टल में रहे तो क्या है कि फ्रेंड्स के साथ बैठने की ज़्यादा आदत है। तो जब जिस दिन हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि भाई आज लास्ट इंटरव्यू, आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, तो इंटरव्यू आई थिंक उस दिन दोपहर तक सब समाप्त हो गए थे और 5 बजे तक रिजल्ट आने की उम्मीद थी। तो हम चाय की थड़ी पे ही कहीं बैठे थे, क्योंकि घर बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ अगर मान लो, ये डर भी था कि नहीं हुआ तो घर वालों को कैसे फेस करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि दोस्त इस टाइम पे बहुत अच्छा साथ काम आते हैं कि आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है, इमोशनली सपोर्ट। तो हम बैठे थे, रिजल्ट का पता चला कि आ गया, तो ऑब्वियसली घबराहट तो होती है। तो खुद से देखने की हिम्मत भी नहीं हुई, तो मैंने किसी दूसरे फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार मेरा रिजल्ट देखते। फिर उन्होंने रिजल्ट देखा, तो उन्होंने कहा कि यार आपका प्रॉपर में हो गया। तो इसलिए खुशी, अंदर तो खुशी होती है, और फिर आप उसमें शून्य सा हो जाता है आदमी कि यार मैं क्या करूँ अब, किसको बताऊँ किसको नहीं बताऊँ। फिर मैं घर गया, घर वालों को बताया, बहुत आराम से ही बताया क्योंकि उतनी खुशी भी नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली खुशी तो, जीवन का जब लक्ष्य मिल जाता है कि कैरियर आपका बन गया है, उस टारगेट तक आप पहुंच गए, तो खुशी का एक पल तो होता है। तो आपके माता पिता भी माता पिता उस समय मेरे साथ नहीं थे, मतलब मैंने उनको फोन से बताया था, तो ऑब्वियसली वो तो खुशी जो होती है घर वालों को होती है। सर, आज आप एसडीएम के पद पे कार्यरत हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? एसडीएम एक्चुअली अभी जहाँ मैं पोस्टेड हुआ, वो मेरा तीसरा कार्यकाल है। अभी 2015 से मैं सर्विस में हूँ। एसडीएम के पोस्ट पर मेरा पर्सनल मानना है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, चाहे वो समाज की हो, चाहे वंचित वर्ग को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने की हो, या अंतिम लाइन के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उसको सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना हो, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने में, सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने में, उनको धरातल पर क्रियान्वयन करने में एसडीएम का बहुत बड़ा रोल होता है। एसडीएम के पोस्ट पर रह के जब आप किसी गरीब की सहायता करते हैं या किसी योजना का उसको लाभ दिलाते, क्योंकि गरीब व्यक्ति, कई बार ऐसे व्यक्ति आपके सामने आते हैं कि वो अनपढ़ होता है, उसके पास बहुत कोई संसाधन नहीं होता, पैदल चल के बहुत दूर से आपके पास भी आता है, वो एक उम्मीद से आता है। तो जहाँ सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, वहाँ आज भी हमारे राज्य में, आज भी हमारे प्रदेश में ये है कि यार जहाँ सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, कोई भी ऑफिस नहीं सुन रहा है, तो एसडीएम हो या डीएम हो, दोनों तो कम से कम, ये सबसे बड़ी जगह, यहाँ तो कोई हमारी फरियाद सुनेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरह का कोई व्यक्ति आता है और जब आप उसकी हेल्प कर पाते हैं, उसका काम हो जाता है और वो संतुष्ट होकर वहाँ से आता है, तो आप में एक सेटिस्फिकेशन आता है कि यार, फिर आपको मजा आता है कि यार हाँ, मैंने जो मेहनत करी उसका फल ये कि अंदर एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन होता है उस चीज़ को कि यार मैं इस ओहदे पे हूँ, तो इस आदमी की मैं हेल्प कर पाया। तो निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज का नेचर इस तरह है कि आप जो वंचित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर पाते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं कि आप राज्य की सेवा भी कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और आप खुद की सेवा भी कर रहे हैं। खुद की सेवा, आप मतलब अपनी आत्मा की सेवा कर रहे हैं, आप अंदर खुशी फील कर रहे हैं, खुशी प्राप्त कर रहे हैं उस सेवा से। तो आपके दोनों काम होते हैं, इसलिए सिविल सर्विसेज ही हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आप आरएएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आरएएस की जो अभी भविष्य में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आने वाली वैकेंसी जब भी आएंगी,
तो मेरा संदेश, जैसा कि आपने बताया, अपने बीच बात हुई है कि सबसे पहला तो दो ही है कि दृढ़ निश्चय और धैर्य होना चाहिए। क्योंकि आपका किसी चीज को आप लक्ष्य बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचना, उस मंजिल तक पहुंचना, रास्ता आपका कई तरह का हो सकता है। आपको हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, हो सकता है कि आपको एक बार असफलता के बाद में फिर सफलता मिले। तो इसलिए दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रक्रिया जिस तरह से आरएस की है, 2 साल भी हो जाती है, 3 साल भी हो जाती है, तो आपको धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मुझे बनना ही बनना है, तो मुझे धैर्य रखना पड़ेगा। आपको समय टाइम के साथ में डील करना पड़ेगा। दूसरा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा तरफ से तो यही कि आप अपनी जब भी तैयारी करें, ग्रेजुएशन जिनकी हो गई है वो अपनी बेसिक बुक्स जरूर पढ़ें, टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें, और जब भी पढ़ें तो आप खुद नोट्स बना के पढ़ना सीखें। मतलब चाहे नोट्स नहीं बनाएं, लेकिन उसको रफली पेन चलाना शुरू करें। मतलब खाली कई बार क्या होता है कि बच्चा सिर्फ पढ़ता है, लिखता नहीं है, तो जब वो मेंस एग्जाम में बैठेगा तो वो प्रैक्टिस उसको नहीं है, तो वो प्रेजेंटेशन उतना नहीं कर पाता जितना उसने पढ़ा है, जितना उसको ज्ञान है। ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन आप खाली ज्ञान से यहाँ काम चलेगा नहीं। आपका ज्ञान उस पुस्तिका में दिखना चाहिए, आंसर जो कॉपी है उसमें दिखना चाहिए। तो अगर वो बच्चा पहले से ही प्रैक्टिस से करेगा लिख लिख कर आंसर राइटिंग की, तो उसको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये दोनों तीन चीजें हैं। दूसरा, आप अगर किसी चीज से भ्रमित हो रहे हैं तो आपको एक अच्छा गाइडर ढूंढना चाहिए। एक अच्छा कोचिंग संस्थान भी आपके इसमें बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे मेरे लिए प्रज्ञान एक तरह से वरदान साबित हुआ, क्योंकि 2010 में मैं मेंस में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं उसके बाद में यहाँ जुड़ा, सर का मार्गदर्शन मिला और मैं उस लक्ष्य तक पहुँच पाया। तो एक अच्छा कोचिंग संस्थान भी आपको उस लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए बहुत हेल्प कर सकता है, बशर्ते कि आपको एक अच्छा संस्थान ढूंढना पड़ेगा, एक अच्छा गाइडर, एक अच्छा टीचर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये आपको खुद को करना है, किसी भी बच्चे को, प्रतियोगी बच्चे को करना है। तो दोनों तीन चीज़ें हैं ये सारी। एक मेरा मैसेज तो सबके लिए यही है कि पढ़ाई के साथ साथ में आपको अच्छा, अगर आपको चाहिए तो एक कोचिंग संस्थान, एक अच्छा गाइडर, दूसरा धैर्य और पेशेंस, दृढ़ संकल्प तो होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें यकीन है कि जो आरएस देने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।